हेलो बच्चों, तो हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इसका पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो यह जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसे हम लोगों ने क्लास 11 में अपने मुख्य सब्जेक्ट के रूप में चुना है, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंस होता है, यानी कि जो जीव हैं उनके बारे में ये बताता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में ये बायोलॉजी से हमें पता चलता है। नाउ अब जैसे कि इसके डिफिनीशन की बात करें तो आइए देखते हैं। जीवन का विज्ञान है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यह हमारी पृथ्वी पर जीवन की जो स्टोरी रही है, कहानी रही है, जीवन कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे उसके आगे बढ़ा जीवन, उसके बारे में बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यह किस चीज़ का विज्ञान है? लाइफ फॉर्म्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके बारे में यह बायोलॉजी है। इसके बाद फिर क्या है? The living world comprises an amazing diversity of living organism। मतलब कि जो लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि जो जीवों की दुनिया है, बहुत ही विभिन्न प्रकार के, बहुत ही अलग अलग प्रकार के इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बहुत ही प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। अब इसके बाद से आप लोग देख रहे हो, Biology is the science which deals with the study of living organisms and their life processes। यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव और उनके लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जीवन की प्रक्रियाओं से संबंधित है। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय G.R. ट्रेवायरेनस एंड जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। जो टर्म बायोलॉजी है, यानी कि जो शब्द बायोलॉजी है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? G.R. ट्रेवायरेनस ने और जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने बताया था, 1802 में बताया था। ना इसके बाद से ऑल लिविंग बीइंग्स शेयर सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब कि सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो कुछ खास कैरेक्टर्स, कुछ खास लक्षण रखते हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, सेंसिटिविटी यानी कि वो सेंसिटिव होते हैं, ग्रोथ, उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, जनन होता है, रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब अपने शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट वो खुद ही मेंटेन करते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म यानी कि उनके शरीर में होने वाले तमाम प्रकार के केमिकल रिएक्शंस। तो ये बायोलॉजी के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली। बायोलॉजी साइंस जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये किस बारे में है? अब इसके बारे में हम लोग लेसन 1 के बारे में बात करेंगे। नाउ अब हम लोग लाइफ यानी कि जीवन के बारे में जानेंगे। लाइफ यानी कि जीवन होता क्या है? Life can be defined as unique complex organization of molecules expressing itself through chemical reactions, metabolism, which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। यानी कि जीवन क्या है? Life can be defined, जीवन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत ही विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप से केमिकल रिएक्शंस यानी कि मेटाबॉलिज्म, जिसके द्वारा उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और वे एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं, एडाप्टेशन यानी कि जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके प्रति वो अपने शरीर को ढाले रहते हैं, एंड रिप्रोडक्शन यानी कि वे अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। द लिविंग प्रोसेसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। नाउ ये जो लिविंग प्रोसेसेस होते हैं
ये कुछ सर्टेन प्रक्रियाएं, कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जो लिविंग बीइंग होते हैं वे नॉन लिविंग से अलग होते हैं। नाउ अब ये जो लिविंग वर्ड है, डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स का मतलब अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक निवास स्थानों में वे पाए जाते हैं, जैसे लाइक ओशन, फ्रेश वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, कोल्ड माउंटेन्स, डिजर्ट, हॉट वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा। यानी कि जंगलों में पाए जाते हैं, पर्वतों में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब नदियों तालाबों में पाए जाते हैं। कोल्ड माउंटेन्स यानी कि ऐसे पर्वत जहाँ पे बर्फ जमी रहती है। डिजर्ट्स रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। यानी कि सभी प्रकार के प्राकृतिक स्थानों में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दिस मेक अस थिंक व्हाट इज लाइफ। ये हमें सोचने पर मजबूर कर आखिर में जीवन है क्या। अलग अलग प्रकार के, अब जैसे बहुत ही जो ठंडे पर्वत होते हैं जहाँ पर बर्फ जमी रहती है वहाँ भी लाइफ पाई जाती है। डिजर्ट रेगिस्तान जहाँ इतनी भयंकर गर्मी होती है वहाँ भी लाइफ पाई जाती है। द आंसर रिक्वायर डिफ्रेंशिएट द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसका आंसर हमें कैसे पता चलेगा? जब हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर करेंगे। व्हाट इज लिविंग? ये लिविंग यानी कि जो जीवित एनिमल्स और प्लांट्स हैं या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग एंड कन्वेंशनली वेरियस कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग्स आर आइडेंटिफाइड। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब आइए देखते हैं कि वो क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये लिविंग बीइंग, चाहे वे प्लांट्स हो, चाहे वे एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग बीइंग्स हो, चाहे वो फंगस हो, उनकी बॉडी कैसे बनी होती है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं, यानी कि परमाणु बनते हैं। और जब एटम्स आपस में मिलते हैं, कई सारे एटम्स मिलते हैं, तो फिर कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि यौगिक बनते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि अणु बनते हैं। तो ये तो जो प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर एटम्स हो गए या कंपाउंड्स हो गए, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग बीइंग की, तो इन्हीं कई सारे एटम्स से, कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से मिल करके सेल्स बनती हैं जो कि लिविंग होती हैं। सेल्स यानी कि कोशिकाएं, जिसके बारे में आप लोग क्लास 8-9 में भी शुरू में पढ़े थे। अब कई सारी सेल्स मिल करके टिश्यू बनाती हैं, फिर कई सारे टिश्यू मिल करके आर्गन्स बनाते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंग बनाते हैं। और फिर कई सारे आर्गन्स मिल करके आर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर कई सारे आर्गन सिस्टम मिल करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती है, चाहे वे एनिमल्स की बॉडी हो या फिर प्लांट्स की बॉडी हो या फिर दूसरे जीवों की बॉडी हो। तो ये आपके सामने एक फीचर रहा जिसमें आप लोग को जानकारी हुई कि किस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स बने होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो देखेंगे कि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि उनको नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं, वे कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। तो ये आपके सामने है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग आर, जो लिविंग बींग्स हैं यानी कि जो नॉन लिविंग से डिफरेंट होते हैं, किन कैरेक्टर्स के आधार पर, किन लक्षणों के आधार पर? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये 5 मुख्य रूप से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। अब इसमें एक एक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ। ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो इन साइज।
सभी लिविंग बींग्स साइज में बड़े होते हैं। सम नॉन लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रो इन साइज। लेकिन हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी भी साइज बढ़ती है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जब कोई एक्सटर्नल यानी कि बाह्य रूप से कोई मैटर उनके साथ ऐड होता है यानी कि उनके साथ जुड़ता है, तब उनकी साइज बढ़ती है। जबकि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर से ग्रोथ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड। ग्रोथ इन लिविंग बींग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस। अंदरूनी प्रोसेसेस की वजह से लिविंग जो बींग्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होता है। डैट मीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स बनती रहती हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। वाइल प्लांट यूजुअली शो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, द एनिमल शो डिफिनिट ग्रोथ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उसमें जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब अनिश्चित ग्रोथ होता है। यानी कि उनमें आप लोग देखते हैं कि शाखाएं किसी भी दिशा में निकल जाती हैं, कोई शाखा छोटी निकलती है, कोई शाखा यानी कि कोई ब्रांच लंबी निकलती है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उनमें निश्चित ग्रोथ होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि घोड़ा है, उसके 4 पैर हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि घोड़ा का एक पैर बहुत लंबा हो गया, दूसरा पैर बहुत छोटा हो गया। तो एनिमल्स के अंदर एक निश्चित ग्रोथ होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर इनडिटर्मिनेट यानी कि एक अनिश्चित ग्रोथ होती है। इसके बाद से ग्रोथ के बाद फिर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इफ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बींग प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीसीज जो जातियां होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो हमारे धरती पर बनी रहती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबका डेथ सुनिश्चित है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन 2 प्रकार से हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें हम तो वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द केमिकल्स विच विदिन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होता है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस प्रकार के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें नए नए कंपाउंड बनते हैं या पुराने कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं। तो इस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें तमाम प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो यही सब मेटाबॉलिज्म है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? द प्रोसेसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यानी कि एनाबॉलिज्म का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जो कंपाउंड बनने का प्रोसेसेस होता है, जो नए नए सब्सटेंसेस बनने का प्रोसेसेस होता है, उसी को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनाबॉलिज्म में नए नए सब्सटेंसेस बनने के केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस ग्लूकोज बनता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, मुख्यतः एनर्जी रिलीज करने के लिए या उसको छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करने के लिए। जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है जो कि सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर फंगस हो, जो भी। अब इसके बाद से फिर हम आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सभी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उनका शरीर जो है वो केवल सेल से मिलकर के, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि कोई एक बिल्डिंग, कोई एक भवन
छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर या प्लांट्स, एनिमल्स या फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो सेल्स से मिलकर के बना होता है। तो अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो कि केवल सिंगल सेल से बने होते हैं, तो दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर कई सारे सेल से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हम लोग का जो शरीर होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि कई सारी सेल से मिलकर के बना होता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होना और उसके बारे में जानकारी रखना। इट इज़ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते रहते हैं। जैसे कि गर्मी का दिन आएगा तो हम लोग हल्के कपड़े पहन लेंगे, जाड़े का मौसम आएगा तो हम लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, वे भी अपने अपने तरीके से एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है, यानी कि जिसके प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल होता है। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन एटसेट्रा। नाउ जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी लाइट यानी कि प्रकाश, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश न मिले तो फिर वो अच्छी तरीके से उनके अंदर ग्रोथ नहीं होगा। अगर उनको सही ढंग से पानी न मिले तो भी उनका ग्रोथ नहीं होगा, वे सूख जाएंगे। तो इस प्रकार से वे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हो या फिर यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हो, वे सभी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ह्यूमन बींग्स इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने प्रति उनको जानकारी होती है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वजह से कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग लिविंग प्रॉपर्टी होती है। नाउ ह्यूमंस के बारे में यहाँ पर जिक्र आया है, तो और कुछ जान लेते हैं। ह्यूमंस आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स एज दे हैव एन एडिशनल एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। और जो ह्यूमन बींग्स है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सुपीरियर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सुपीरियर का मतलब कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा समझ रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खुद के बारे में जानकारी होता है। जबकि दूसरे एनिमल्स की हम बात करें तो उन्हें खुद के शरीर के बारे में, खुद के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। Therefore, consciousness can also said to be defining property of living organism। इसी वजह से कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति तो जानकारी होता है, लेकिन अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं होती, उन्हें खुद के बारे में जानकारी नहीं होती है। However, in human beings it is more difficult to define living state। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य की बात करें तो उसमें लिविंग स्टेट डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों? पेशेंट्स लाइंग इन कॉमा सपोर्टेड बाय मशीन्स दैट रिप्रेस हार्ट, लंग्स आर ब्रेन डेड विथ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स में कॉन्शियसनेस के बारे में और लाइफ के बारे में डिफाइन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो मरीज होते हैं जिनको कॉन्शियसनेस यानी कि खुद के बारे में जानकारी होना समझ चली जाती है, यानी कि जो कोमा में चले जाते हैं। अब जो लोग कोमा में चले जाते हैं वो जिंदा तो रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है कि वो कोमा में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जीवित रहते हैं। कई बार बहुत गंभीर बीमारियों में हम लोग देखते हैं कि उन्हें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रख दिया जाता है। उनके हार्ट, उनका ब्रेन, उनके लंग्स, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, फिर भी वो मशीनों के सहारे कुछ समय तक जीवित रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के केस में ये थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन मतलब जीवन अवधि।
सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फंगस हो, उनका एक निश्चित जीवन अवधि होता है, यानी कि उनके बर्थ लेने यानी कि पैदा होने से और उनके मृत्यु के बीच का समय, जिसको हम लोग लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन अवधि कहते हैं। कोई कुछ महीने ही कोई जीव कुछ महीने ही जिंदा रहता है, कुछ कुछ सालों जिंदा रहते हैं और कुछ बहुत सारे साल जिंदा रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं जो केवल कुछ ही दिन जिंदा रहते हैं, जबकि अगर हम कछुए की बात करें तो वो 100 साल से भी अधिक समय तक जिंदा रहता है। तो सबका अलग अलग अपना लाइफ स्पॉन जीवन अवधि होता है, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो लास्ट में हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, यानी कि अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी, और अपने आप पर स्वयं से नियंत्रण रखते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और उनके पास इस प्रकार की क्षमता होती है कि वे अपने बाह्य एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यानी कि बाह्य एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव के अनुसार अपने अंदर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी का पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लेसन 1 चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के लिए या नेक्स्ट लेसन चैप्टर्स को समझने के लिए आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में और अपने जानने वालों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई कीजिए। कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।